तीन भाग्य बड़ी है कि उद्योग बहुत मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह ने अपने दरबारियों से भरी सभा में पूछा, भाग्य बड़ी है व उद्योग? सब दरबारियों ने एक मत होकर बतलाया, पृथ्वीनाथ। उद्योग बड़ा है, परंतु बीरबल की राय सबसे भिन्न थी। वह अपनी तरफ से अकेला होकर बोला, महाराज, मेरी सम्मति से भाग्य बड़ी है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, यदि उद्योग न किया जाए तो भाग्य क्या कर सकती है? भला उस मनुष्य को जो भाग्य के भरोसे बैठ रहे, कभी खाना नसीब हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, चाहे कोई कितना ही उद्योग क्यों न करे, परंतु जो बात उसके भाग्य में लिखी न होगी, कदापि नहीं मिल सकती। यह सब देखते हुए भाग्य को ही प्रधानता मिलनी चाहिए। एक दरबारी को बीरबल की यह दलील बहुत खटकी और वह बादशाह से निवेदन कर बोला, पृथ्वीनाथ, जब बीरबल को भाग्य की प्रधानता मालूम है तो इसका कोई सबूत भी होगा। बादशाह ने झट बीरबल से पूछा, हाँ बीरबल, इस बात का कोई सबूत दो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है जो कोई गांठ में बांधे फिर रहा हो और तुरंत खोलकर दिखला दे। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो कुछ दिनों में सिद्ध करके दिखला दूंगा। उस दिन का कार्य समाप्त हुआ और लोग अपने दो घर गए। एक दिन बादशाह को जमुना में सैर करने को इच्छा हुई, अतएव कुछ दरबारियों को साथ ले एक खास नौका पर बैठकर यमुना जी में जल विहार करने लगा। बीच दरिया में पहुंचकर फिर उसे भाग्य और उद्योग वाली बात स्मरण हो आई। उसने बीरबल से कहा, क्यों बोरबल, अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने आया कि नहीं? बोलो, उद्योग को प्रारब्ध से प्रधान मानते हो वा नहीं? इस बार भी बीरबल ने पहले ही सा उत्तर दिया। बीरबल की इस हठधर्मी पर बादशाह चिढ़ गया और तत्क्षण अपने हाथ की अंगूठी निकालकर जमुना जल के मध्य में छोड़ दिया और बोला, अच्छा बीरबल, यदि अपनी भाग्य की प्रधानता से तू एक मास के अंतर्गत यह अंगूठी मुझे न मिला सकेगा तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बादशाह के उस आकस्मिक कोप से सब लोग थर्रा गए। सब लोगों ने देखा कि यहाँ पर जमुना जी का जल बहुत गहरा है। यहाँ से अंगूठी का मिलना असंभव हो नहीं बल्कि नितांत असंभव है। अब बीरबल की जान नहीं बच सकती, परंतु बीरबल ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठा रहा। नाव किनारे पर आ लगी। घर लौटते समय बादशाह ने उस जगह अपने सिपाहियों की पहरा चौकी बांध दो ताकि बीरबल किसी प्रकार उस अंगूठी को जल से बाहर न निकाल सके। बीरबल प्रारब्ध के भरोसे चुप्पी साध कर बैठा रहा। जब 27 दिन व्यतीत हो गए तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, अंगूठी मिली? बीरबल ने इनकार किया। तब बादशाह ने कहा, देखो बीरबल, अब भी उद्योग की प्रधानता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें माफी दे दूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, भाग्य के सामने उद्योग नहीं टिक सकता। मशल मशहूर है, घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा। अभी 3 दिन का समय और है, इतने में तो कितना उलट फेर हो सकता है। बादशाह के क्रोध रूपी अग्नि में और भी आहुति पड़ गई। वह एकदम क्रोधित हो गए। जब अवधि का दिन बीत गया तो चौथे दिन फिर बादशाह ने बीरबल से अपनों अंगूठी मांगी। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, मेरे भाग्य से अंगूठी नहीं मिली। बादशाह क्रोधित होकर बोला, तब मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। बीरबल तो पहले से ही कमर कस चुका था। वह बादशाह के सामने निर्भय खड़ा हो गया। उसकी मुस्कै कसकर बांध दी गई। बीरबल की दशा पर बादशाह को फिर तरस आ गई और बोले, बीरबल, अब भी मौका है, तुम उद्योग की प्रधानता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, मरते को मारना अच्छा नहीं, आप तुरंत मुझे मारे जाने की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, तब तो आगे ही आ रहा है। बादशाह ने वधिक को बीरबल को फांसी घर ले जाने की आज्ञा दो। वह घर मकान के चौक के पास ही बना हुआ था।
चीरबल की यह दशा देख समस्त प्रजा घबरा ठड़ी, क्योंकि बीरबल के समय में सबको रामराज्य था। न राजा का जुल्म प्रजा पर चलने पाता था और न प्रजा का राजा पर। सबके चेहरे पर मुरदनी छा गई। बीरबल के घर वाले भी चुपचाप मलिन मुख किए सब कार्यकलाप देख रहे थे। वे अब अपना धैर्य कायमन रख सके और सबके सब सुसक सुसक कर रोने लगे। बीरबल फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। नियम के अनुसार वधिकों ने बीरबल से पूछा, आपकी अंतिप्र इच्छा क्या है? उसको पूरी करने के लिए 10 मिनट का समय और दिया जाता है। बीरबल अभी कुछ कहने भी नहीं पाया था कि एक फकीर प्रकट हुए। उनको आते किसी ने नहीं देखा था, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन को फाड़कर प्रकट हुए हो। फकीर ने कहा, बीरबल, यह तुम्हारे फांसी का समय है, अतएव मरने से पहले एक पुण्य कर्म करता जा। यह सवेरे सवेरे का समय है और मुझे भूख बहुत लगी है, इससे तू मेरे भोजन का प्रबंध कर। इससे बढ़कर दूसरा दान नहीं है, सदा ऐसे लोग कहते आए हैं। मैं मछली खाना चाहता हूँ, इसलिए एक अच्छी मछली पकाकर खिला और मुझ क्षुधित का आशीर्वाद ले। बीरबल बड़ी असमंजस में पड़ गया। एक तो मरण काल, दूसरे फकीर की याचना, सो भी मछली। वह बोला, शाह साहब, आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। हम लोग अपने चौके में मछली मांस का प्रयोग नहीं करते, फिर आपको क्यों कर खिलाऊं? फकीर बोला, यह सब सही है, परंतु यदि तू इस मरणकाल में मेरी क्षुधा मिटाएगा तो इस पुण्य से तेरा बाल बच्चों के सहित कल्याण होगा। वहां पर उस समय जितने लोग एकत्रित थे, सबों ने बीरबल से फकीर की इच्छा पूर्ति का अनुरोध किया। कुछ काल तो यो ही बातचीत में टल गया। अंत में मत विशेषता के कारण बीरबल को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। एक आदमी बाजार जाकर एक मल्लाह से एक खूब मोटी और बड़ी मछली खरीद लाया। जब उस मछली को बीरबल छुरी लेकर चीरने बैठा तो उसके पेट में कोई ठोस चीज दिखाई पड़ी। उसका संपूर्ण पेट काटते ही बादशाह की वह जल में फेंकी हुई अंगूठी बाहर निकल आई। बादशाह अपनी खिड़की से गर्दन निकालकर बीरबल की फांसी का दृश्य देख रहा था। उसने देखा कि बीरबल एक मछली फाड़ रहा है, परंतु उसके और उस फकीर के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई, इसका उसे कुछ भी गम न था। बीरबल उस अंगूठी को हाथ में लेकर खड़ा हो गया और शाह साहब को देखने लगा। वे उसके खड़ा होने से पहले ही अंतर्ध्यान हो गए थे। बीरबल ने एकत्रित मंडली से कहा, आप लोगों की अनुमति प्राप्त कर मैं एक बार पुनः बादशाह से मिलना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे फिर बादशाह के समीप ले चलें। उन लोगों ने मछली का पेट फाड़ते समय कुछ निकलते हुए अवश्य देखा था, पर क्या निकला सो कोई नहीं जानता था। वे बड़ी प्रसन्नता से कर्मचारियों के सहारे बीरबल को बादशाह के पास ले गए। बीरबल को अपने समीप आते हुए देखकर बादशाह ने अनुमान किया, हो न हो बोरचल डरकर अब उद्योग की प्रधानता स्वीकार करने के लिए मेरे पास आ रहा हो, परंतु अब मैं अपनी आज्ञा भंग न करूंगा। इसीलिए इसके पहले ही मैंने उसे कई बार मौका दिया था, परंतु उस समय उसने मेरी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। बीरबल पास पहुंचकर बादशाह को सलाम किया। तब बादशाह ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारा प्रयास करना वृथा है। इस समय चाहे तुम उद्योग की प्रधानता मान भी लो, परंतु मैं अपनी आज्ञा रद्द नहीं करूंगा। बीरबल ने कहा, प्रभु, जरा पहले मेरी बातें सुन लें। मैं उद्योग की प्रधानता मानने नहीं आया हूँ। बादशाह ने कहा, अच्छा कहो। तब बीरबल बोला, आपकी अंगूठी देने आया हूँ, इसे पहन लीजिए। बादशाह ने उसे हाथ में लेकर देखा तो सचमुच वही राजमुहर वाली अंगूठी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे उसे जमुना के अगाध जल में फेंक आए थे। कई बार खूब उलट पलट कर देखा। जब उसके निस्वत कुछ संदेह न रहा तो बोले, बीरबल, यह अंगूठी कैसे प्राप्त हुई? बीरबल ने जवाब दिया, गरीब परवर, मेरा प्रारब्ध घसीट लाया है।
तब उसके मिलने का सब किस्सा बीरबल ने बादशाह को सुनाया। बादशाह बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए और 10,000 मुहरें, एक सुंदर वस्त्र तथा कई वाहन पुरस्कार में दिए। उसके घर वालों को भी सुंदर 2 वस्त्र दिए गए। उपस्थित जनता के सहित बादशाह ने प्रसन्नता से प्रारब्ध की प्रबलता स्वीकार कर ली। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 बादशाह से दूरी भली बहुत मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी दिलचस्प हरकतों से अच्छी ख्याति मिल गई थी। असल में उसकी मशहूरियत की असली वजह उसके काम करने के अटपटे अंदाज के प्रति गहरी रुचि ही थी, वरना मुल्ला नसीरुद्दीन था तो एक अदना इंसान ही। कोई कहता मुल्ला एक नसीरुद्दीन रोशन दिमाग शख्स है, तो कोई मानता कि मुल्ला नसीरुद्दीन के काम करने का अंदाज अनोखा है। कुछ लोग मुल्ला नसीरुद्दीन के लंबे बूटेदार चोगे, नोकदार टोपी और नक्काशीदार जूती में उसके मशहूर होने का रहस्य तलाशते और इस तरह किसी न किसी बहाने मुल्ला नसीरुद्दीन चर्चा में रहता। सचमुच इस मशहूरियत में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन को पता ही नहीं था कि वह मशहूर है। वह तो अपने काम में ही मशगूल रहता और मेहनत मजदूरी कर अपना घर चलाता। मुल्ला नसीरुद्दीन को शहर के अमीर उमरा जान गए थे, इसलिए उसके पास काम की कमी नहीं रहती। वह ईमानदारी के साथ अपना काम करता। एक अच्छी बात मुल्ला नसीरुद्दीन में यह थी कि वह अपने खर्च की सीमाएं जानता था और कभी भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भावनाओं के अतिरेक में आकर कुव्वत से अधिक खर्च नहीं करता था। अपनी इच्छाओं को काबू में रखना मुल्ला नसीरुद्दीन खूब जानता था। कई बार उसकी पत्नी ने उसे उकसाया भी कि शहर के सभी नामचीन लोग तुम्हें जानते हैं, तुम उनसे सहायता लेकर अपना कोई रोजगार शुरू कर लो। इससे तुम्हारे पास भी दौलत हो जाएगी और हम लोग चैन की जिंदगी जी सकेंगे। अपनी पत्नी के ऐसे उकसावे पर मुल्ला नसीरुद्दीन हंस देता और प्यार से उसके बाल सहलाता हुआ कहता, बेगम, जब मुझे कोई नामचीन आदमी चैन में दिख जाएगा तब मैं उसके सामने सहयोग का मुद्दा रखूंगा। अभी तो जितने भी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्हें दुनिया नामचीन और दौलतमंद कहती है, उन्हें मैंने दिन रात बेचैन ही देखा है। ये ऐसे लोग हैं जो धन के पीछे इस कदर भागते हैं कि इन्हें दीन और दुनिया की फिक्र ही नहीं रहती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। शहर में जब भी किसी बड़े आदमी के घर कोई जश्न या जलसा होता या महफिल जमती तो वहां से मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए बुलावा अवश्य आता। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के नाम बादशाह के दरबार से बुलावा आया कि दरबार में दूसरे दिन शास्त्रीय संगीत का एक शानदार कार्यक्रम है, उसमें मुल्ला नसीरुद्दीन अवश्य आए। बादशाह का पैगाम मुल्ला नसीरुद्दीन की बेगम के हाथों में पड़ गया। वह उस आमंत्रण पत्रा को अपनी किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी समझ बैठी और मन ही मन सोचने लगी कि जब वह मुल्ला नसीरुद्दीन को यह पैगाम देगी तो कुछ ऐसा जरूर कहेगी कि मुल्ला इस संगीत के कार्यक्रम में अवश्य जाए। उस दिन उसे मुल्ला नसीरुद्दीन पर बहुत प्यार आ रहा था। वह सोच रही थी कि जिस पति को वह अब तक नाकाबिल इंसान समझ रही थी उसकी इतनी कद्र है कि बादशाह भी उसे अपने पास बुलाता है। उसकी जिस सादगी, निश्चलता और कपटहीन प्रवृत्ति के कारण वह उसे निखट्टू समझती रही है, उसे अपने इन्हीं गुणों की बदौलत बादशाह की नज़र में एक उम्दा इंसान बनने में मदद मिली है। जब मुल्ला नसीरुद्दीन लौटा तब उसकी बेगम ने उसे बादशाह का पैगाम दिया और उसे प्रेरित किया कि वह बादशाह के पास अवश्य जाए और संगीत के इस आयोजन का लुत्फ उठाए। दूसरे दिन जब मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह के दरबार में आयोजित सांगीतिक कार्यक्रम में भाग लेने जाने के लिए सज-धज कर तैयार हुआ तब उसकी बेगम ने बहुत प्यार से कहा, संगीत के कार्यक्रम में बादशाह के इर्द गिर्द बैठे लोगों को भी देखना,
समझना और यह जानने की कोशिश करना कि ऐसी क्या बातें हैं जिन्हें बादशाह पसंद करते हैं। क्या पता उस तरह की बातें थोड़े से अभ्यास के बाद तुममें भी पैदा हो जाएं और तुम्हें भी बादशाह की पसंद के लोगों में शुमार किया जाने लगे। इससे हमारी शानो शौकत बढ़ेगी। तुम एक काबिल इंसान हो मगर अब तक तुम्हारी काबिलियत का लाभ परिवार को नहीं मिल पाया है। क्या पता इस बार खुदा तुम्हें बादशाह की नजरों में बस जाने का ही मौका दे दे। बेगम की इन प्यार भरी बातों का मुल्ला पर सीधा असर हुआ। वह अपनी नोकदार टोपी ठीक करते हुए बोला, हाँ बेगम, तुम ठीक कहती हो। इस बार मैं गौर करूंगा कि किन बातों से बादशाह अधिक प्रभावित होता है। इतना कहकर वह बादशाह के दरबार की ओर चल पड़ा। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचा, उस समय कार्यक्रम आरंभ नहीं हुआ था। मुल्ला को दरबार में प्रवेश के समय सलाम करने वालों की कमी नहीं थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को ले जाकर आगे के तख्त पर बैठाया गया। मुल्ला के तख्त के पास ही बादशाह के बैठने की जगह बनी हुई थी। बादशाह के तख्त के ठीक सामने वह मंच बना था जहां संगीत का कार्यक्रम होना था। थोड़ी देर में ही दरबार खचाखच भर गया और मंच पर कलाकार भी आ गए और अपने साजो सामान के साथ साजिंदे भी। सबसे अंत में बादशाह आए और अपने लिए निर्धारित स्थान पर बैठ गए। 5-3 सवाल बहुत मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने 3 सवालों पर विचार किया। मेरे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? काम करने का सबसे अच्छा समय क्या है? वे सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं जिनके साथ मुझे समय बिताना चाहिए? उत्तर खोजने के लिए उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया। बीरबल, जो हमेशा बादशाह के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहते थे, ध्यान से सुनते थे। अकबर ने शुरू किया, बीरबल, मेरे पास 3 सवाल हैं। सबसे पहले, मेरे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आप ही हैं। आपकी बुद्धि हमारे राज्य का मार्गदर्शन करती है और आपके लोगों को समृद्धि लाती है। उत्तर से संतुष्ट होकर अकबर ने आगे कहा, बीरबल, काम करने का सबसे अच्छा समय क्या है? बीरबल ने एक पल सोचा और उत्तर दिया, महाराज, काम करने का सबसे अच्छा समय अभी है। वर्तमान क्षण हमेशा कार्य करने और बदलाव लाने का सही समय होता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने अंतिम प्रश्न पूछा, बीरबल, मुझे किन सबसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ समय बिताना चाहिए? बीरबल ने रुककर उत्तर दिया, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण लोग वे हैं जिन्हें आपकी सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वे आम लोग हो सकते हैं या वे लोग जो न्याय और निष्पक्षता चाहते हैं। आपका समय और ध्यान उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। अकबर बीरबल के व्यावहारिक उत्तरों से प्रसन्न हुए और उन्हें उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया। यह कहानी सम्राट के प्रश्नों के गहन लेकिन व्यावहारिक समाधान प्रदान करने में बीरबल की बुद्धिमत्ता और बुद्धि को दर्शाती है, जिससे उन्हें शाही दरबार में सम्मान और प्रशंसा मिली। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 6 गायब सोने के सिक्के, नई मजेदार कहानी। एक बार अकबर के राज्य में एक धनी व्यापारी ने सम्राट को सूचना दी कि उसके सोने के सिक्कों से भरा बैग गायब हो गया है। उसे संदेह था कि उसका नौकर इसे चुरा रहा है और उसने न्याय की मांग की। अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाने वाले अकबर ने बीरबल को मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने नौकर को बुलाया और उससे गायब सिक्कों के बारे में पूछा। नौकर ने किसी भी गलत काम से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया। उसके विरोध के बावजूद व्यापारी ने नौकर को दंडित करने पर जोर दिया।
अपनी तीव्र बुद्धि के लिए जाने जाने वाले बीरबल ने सच्चाई को उजागर करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने नौकर को अगले दिन आटे की एक बोरी के साथ महल में आने के लिए कहा। अगले दिन निर्देशानुसार नौकर आटे की बोरी लेकर महल में पहुंचा। फिर बीरबल ने पहरेदारों को नौकर के सिर पर आटा डालने का निर्देश दिया। भ्रमित होकर नौकर ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, हम गायब हुए सोने के सिक्कों की तलाश कर रहे हैं। यदि आप निर्दोष हैं तो आटा आपके शरीर पर नहीं चिपकेगा, लेकिन यदि आप दोषी हैं तो आटा आपके शरीर पर चोरी किए गए सिक्कों के अवशेषों पर चिपक जाएगा। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण नौकर ने परीक्षण के लिए सहमति व्यक्त की। जब पहरेदारों ने उसके सिर पर आटा डाला तो सभी को आश्चर्य हुआ कि आटा उसके शरीर पर बिल्कुल भी नहीं चिपका। बीरबल ने फिर व्यापारी की ओर रुख किया और कहा, ऐसा लगता है कि नौकर निर्दोष है। आटा उसके शरीर पर नहीं चिपका, यह दर्शाता है कि उसने सोने के सिक्के नहीं चुराए हैं। अपने झूठे आरोप से शर्मिंदा होकर व्यापारी ने नौकर से माफी मांगी और बीरबल को उसकी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के लिए धन्यवाद दिया। बीरबल की चतुर योजना की बदौलत सच्चाई सामने आ गई थी और न्याय हुआ। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता और सरल लेकिन प्रभावी तरीकों का उपयोग करके जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता को दर्शाती है, जो अंततः राज्य में न्याय सुनिश्चित करती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा कमेंट में जरूर बताएं। 3 एक बूढ़ी स्त्री अपनी विधवा बहू के साथ बीरबल से मिली। उसका बेटा सेना में था और कुछ रोज पहले ही एक लड़ाई में शहीद हो गया था। बुढ़िया उनसे हाथ जोड़कर बोली, सुना है कि शहंशाह अकबर आपकी बात मानते हैं। बेटे के शहीद हो जाने के बाद हम सास बहू बेसहारा हो गई हैं। हमारी कुछ मदद करें। बीरबल ने बुढ़िया को ढांढस बंधाते हुए कहा, आप चिंता न करें, हमारे शहंशाह बड़े ही दयालु हैं। वे आपकी मदद जरूर ही करेंगे। मैं जैसा कहता हूं बस वैसा ही आप करती जाएं। बीरबल के मुख से इतनी बातें सुनकर बुढ़िया अपने घर को लौट गई। दूसरे दिन वह बुढ़िया अपनी बहू को लेकर दरबार में हाजिर हुई। उसने शहंशाह अकबर से विनती की और अपने शहीद बेटे की तलवार भी उनके सामने रख दी। फिर बोली, शहंशाहों के शहंशाह, मेरे बेटे ने युद्ध से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यह वही तलवार है जिससे उसने बहुत सारे युद्ध लड़े। इस तलवार को आप अपने शस्त्रागार में सम्मान के साथ रखें। बादशाह अकबर ने उस तलवार को ध्यान से देखा। वह तलवार बहुत पुरानी थी और उसमें जंग भी लगी थी। बादशाह ने मन ही मन सोचा, इस तलवार का क्या मोल। उन्होंने एक सैनिक को हुक्म दिया, यह तलवार इस स्त्री को दे दी जाए और सोने की 5 मोहरें भी। बीरबल को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह शहंशाह से बोले, जहां पनाह, क्या मैं इस तलवार को देख सकता हूं? बादशाह के हाँ कहते ही बीरबल ने तलवार उठा ली और उसे ध्यान से देखा, फिर चुपचाप खड़े हो गए। शहंशाह अकबर ने बीरबल को देखते हुए पूछा, बीरबल, इस तलवार में ऐसी क्या बात है कि तुमने इसे इतने गौर से देखा और चुपचाप खड़े हो गए? बीरबल बोले, जहां पनाह, मुझे पूरा विश्वास था कि यह तलवार सोने की बन जाएगी। बादशाह अकबर आश्चर्य से बोले, क्या कह रहे हो? जंग लगी तलवार भला सोने की कैसे बन सकती है? बन सकती है जहां पनाह, बीरबल ने कहा। जंग लगी लोहे की तलवार सोने की कैसे बन सकती है? अपनी बात को पूरा करो, बीरबल, जहां पनाह ने सवाल कर दिया। बीरबल बड़े ही शांत भाव से बोले, जहां पनाह, पारस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे को सोना बना देता है। मैं तो यह सोचकर आश्चर्य में हूं कि आपके हाथों में आने के बाद भी यह तलवार लोहे की ही बनी रही।
शहंशाह अकबर ने अगले पल ही हुक्म दिया कि इस बूढ़ी औरत को तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाए। शहीद की विधवा और मां दोनों ही अकबर और बीरबल को दुआएं देते हुए दरबार से बाहर चली गईं। किसी भी बात को ढंग से कहा जाए तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 4 बादशाह अकबर को बुढ़ापे में न जाने कैसे शराब की लत लग गई। रात में जब वह अपने नवरत्नों के साथ होते तो उनसे छिपकर थोड़ी सी पी लेते थे। एक रोज बीरबल ने बादशाह अकबर को शराब पीते हुए देख लिया। उस समय तो बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रोज वह उस कमरे में पहुंच गए जहां बादशाह शराब रखते थे। बीरबल ने कमरे की चीजों को इधर-उधर बिखेरकर शराब की बोतल को दुशाले से ढककर बगल में दबाया और धीरे से बाहर निकल गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को कमरे से निकलते हुए देख लिया, लेकिन वह यह सोचकर शांत ही रहे कि बीरबल किसी काम से कमरे में गए होंगे। लेकिन फिर भी बादशाह को तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल अकबर बादशाह के सामने बगल में शराब की बोतल दबाए आ खड़े हुए। बादशाह ने बीरबल को गौर से देखते हुए पूछा, बीरबल, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल बोले, हुजूर, क्या कह रहे हैं? कुछ भी तो नहीं है। बीरबल की बातों पर अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा वही सवाल कर दिया। बीरबल बोले, हुजूर, मेरी बगल में तोता है। अकबर बादशाह बीरबल पर नाराज हो गए और थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, बीरबल, यह मेरा हुक्म है। सच बोलो, क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बड़ी अदब से बोले, हुजूर, घोड़ा है। बादशाह अकबर आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, बीरबल, आज तुम कोई नशा तो करके नहीं आए हो? उल्टा पुल्टा क्या बक रहे हो? सच क्यों नहीं बोलते? बीरबल बेखौफ होकर बोले, हुजूर, हाथी है। अकबर बादशाह भौहें चढ़ाते हुए बोले, बीरबल, इस बदतमीजी की सजा क्या है, तुम्हें मालूम भी है? बोलो, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल बादशाह अकबर के क्रोध से बेखबर बोले, हुजूर, गधा है। बादशाह अकबर बीरबल को दंडित भी तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह उनके नवरत्नों में से एक थे। वह शांत स्वर में बोले, बीरबल, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? क्या है तुम्हारी बगल में? बीरबल इस बार सच बोले, शराब है, हुजूर। यह बोलकर बीरबल ने बगल से बोतल निकाली और बादशाह के सामने रख दी। बादशाह अकबर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा, अच्छा, तो बीरबल भी शराब पीते हैं। यह सोचते हुए अकबर ने एक सेवक से कहा, बीरबल को आराम से घर पहुंचा देना। अकबर बादशाह के मन में यह बात थी कि बीरबल आज होश में नहीं हैं। उन्होंने अवश्य ही शराब पी है। बीरबल चुपचाप घर आ गए। शाम के समय जब नवरत्नों की महफिल जमी तो बीरबल भी महफिल में आ गए। बादशाह अकबर को बड़ा ही ताज्जुब हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है, बीरबल? बीरबल चौंकते हुए बोले, हुजूर, मेरी तबीयत को क्या हुआ था? अकबर बादशाह बोले, बीरबल, तुम ठीक ठाक न होते तो क्या शराब की बोतल बगल में छिपाकर पूछने पर यह बोलते कि घोड़ा है, हाथी है, गधा है, तोता है? बीरबल तो मौके की ही तलाश में थे। बड़े ही शांत स्वर में बोले, हुजूर, मैं उस समय न तो बेहोश था और न ही मदिरापान किया था, लेकिन जो कुछ भी बोला था वह बिल्कुल सच था। तुम होश में तो हो, बीरबल? अकबर बादशाह ने बीरबल को देखते हुए पूछा। हुजूर, गुस्सा न करें। पहली बार जब आपने पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने कहा, कुछ नहीं। हुजूर, यह ठीक ही तो है। पहला प्याला पीने पर आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु दूसरा प्याला पीते ही उसकी आवाज तुतलाने लगती है। मैंने आपके दोबारा पूछने पर इसीलिए तो कहा था, तोता है।
शराब का तीसरा प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है। इसीलिए तीसरी बार पूछने पर मैंने कहा था, घोड़ा है। चौथा प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी मतवाला हो जाता है। इसीलिए आपके चौथी बार पूछने पर मैंने कहा था, बगल में हाथी है। पांचवीं बार जब आपने पूछा कि बगल में क्या है, तब मेरा जवाब गधा था, क्योंकि पांचवा प्याला हलक से उतरते ही आदमी गधा बन जाता है। जो चाहो उससे करवा लो, जो चाहो उस पर लाद दो या नाली में फेंक दो। छठवां प्याला हलक से उतरते ही आदमी अपना होश खो देता है। इसीलिए जब आपने छठवीं बार पूछा तो मैंने पूरी बोतल ही आपके सामने रख दी। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर चतुर बीरबल को अकबर ने उठकर गले से लगा लिया। फिर वह उस कमरे में चले गए जहां उन्होंने शराब की बोतल रखी थी। बोतल वहां नहीं थी और कमरे की चीजें बिखरी हुई थीं। बादशाह अकबर को यह समझने में देर न लगी कि यह सब बीरबल का ही किया धरा है और उन्होंने मेरे भले के लिए ही इतना सब कुछ किया। इसके बाद तो अकबर बीरबल से और भी अधिक प्रभावित हुए और न सिर्फ उन्हें इनाम से नवाजा बल्कि बादशाह ने शराब पीनी भी छोड़ दी। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक रोज बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या यह बात सही है कि कारीगर लोग मालिक की आंखों में धूल झोंककर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं? इस विषय की लोगों में बराबर चर्चा सुनने में आती है। बीरबल ने कहा, पृथ्वी नाथ, यह तो आंख देखी और कान सुनी बात है। जो जिस काम को करता है वह उसमें पंडित हो जाता है। बादशाह ने फिर पूछा, तो क्या सुनार, लोहार, दर्जी पेशा के सभी चोर ही होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि सभी कारीगर चोर ही होते हैं, परंतु फिर भी कितनों की चोरी सबको विदित हो चुकी है। जैसे सुनार ही को लीजिए। इनके संबंध में लोगों का विश्वास है कि कोई चाहे कितनी ही इनकी चौकसी करे, ये इनके प्रकारेण माल में से चोरी कर ही लेते हैं। परंतु ये इनकी इस कला की चालाकी संसार में विख्यात है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया की बातें तो दरकिनारे रहीं, ये अपने माता पुत्री तथा बहनों के आभूषणों में से भी चोरी करते हैं। यदि कहीं चुराना भूल गए तो समझ लीजिए कि उस रात में उन्हें नींद हराम हो जाती है। ये कपट मुद्रा कर जब तक उसमें से कुछ माल निकाल न लेंगे, तब तक इनके पेट में चूहे कूदा करेंगे। इस संबंध की एक घटना मेरी आंखों के सामने भी घटी है, उस पर जरा विचार कीजिए। एक गांव में एक वृद्ध सुनार रहता था। बुढ़ापे के कारण वह सुनारी का काम नहीं कर सकता था, इसलिए विवश होकर दुकान में बैठा बैठा अपने एकलौते लड़के को सोनारी का काम सिखाया करता था। यदि लड़का कहीं चूक करता तो वह तुरंत उसकी भूल सुधरवा देता था। दैवयोग से उस वृद्ध सुनार की लड़की ससुराल से पीहर आई। उसे भी कुछ सोने के गहने बनवाए थे, अतएव अन्य जगह न देकर उसने अपने भाई से ही गहने बनवाना उत्तम समझा। उसका ख्याल था कि भाई के हाथ से बने हुए गहनों में फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे सुनारों का क्या विश्वास, वह अपना सब सोना भाई को देकर आप उसके पास बैठकर गहने बनवाने लगी। उसका बूढ़ा बाप भी वहीं दुकान में बैठा हुआ था। बूढ़े ने मन में अनुमान किया, जो मैं लड़के से प्रकट रूप में कहता हूँ तो लड़की सारी बातें जान जाएगी, और यदि नहीं कहता हूँ तो लड़का चहन के गहने सोचकर उसमें से चोरी नहीं करेगा। तब तो मेरे इस पेशे का नाम कलंकित होगा। वह अंगड़ाई लेता हुआ बोला, अरे राम, अपने लिए तो सभी एक समान हैं। ठग जाने ठगी की भाषा, ताते उमा गुप्त करी राखा वाली घटना घटी। लड़का बाप की शिक्षा से धीरे धीरे पंडित हो चुका था। उसने अपने पिता के कहने का भावार्थ समझ लिया, परंतु प्रकट रूप से पिता को कुछ उत्तर नहीं दिया।
बूढ़े ने समझा कि शायद लड़के को मेरा सांकेतिक शब्द समझ में नहीं आया, अतएव रह रहकर वही पहले वाला शब्द पुनः पुनः कहने लगा। लड़का दत्तचित्त हो अपनी बहन से बातें करता हुआ गहने गढ़ रहा था। पिता के बार बार के टोकारे से खींच कर बोला, पिताजी, आज आप इतना राम राम क्यों कह रहे हैं? अरे राम ने तो बहुत पहले ही लंका नगरी को लूट लिया था, अब उसमें रखा ही क्या है? अपने लाडले से ऐसा संतोषप्रद उत्तर पाकर वृद्ध गद हो गया और उसे अपने पुत्र पर बहुत भरोसा हुआ। वह लड़का कोवा से कबेला चतुर वालों कहावत पहले ही चरितार्थ कर सोने की एक गुली माल में से कपट कर राख में छिपा दिए था। इस घटना को सुनकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, कारीगर बड़े बजर बेहया होते हैं। वे अपने कला में जब तक चोरी करना नहीं जानते तब तक उनको अपने कारीगर होने में संदेह ही बना रहता है। आप इसे पक्का समझें कि जो जितना बड़ा कारीगर होता है वह उतना ही चोर भी होता है। यही इनकी विशेषता है कि माल चुरा लेते हैं और दूसरों पर इनका भेद प्रकट नहीं होने पाता। सुनार तो शास्त्रों द्वारा इस फन में विख्यात हैं। इनका नाम शास्त्रकारों ने पश्यतो हर बतलाया है। इसका भावार्थ यह है कि यह आंख के सामने ही चोरी करते हैं, परंतु देखने वालों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। दोस्तों, यह आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। 3 एक बूढ़ी स्त्री अपनी विधवा बहू के साथ बीरबल से मिली। उसका बेटा सेना में था और कुछ रोज पहले ही एक लड़ाई में शहीद हो गया था। बुढ़िया उनसे हाथ जोड़कर बोली, सुना है कि शहंशाह अकबर आपकी बात मानते हैं। बेटे के शहीद हो जाने के बाद हम सास बहू बेसहारा हो गई हैं। हमारी कुछ मदद करें। बीरबल ने बुढ़िया को ढांढस बंधाते हुए कहा, आप चिंता न करें, हमारे शहंशाह बड़े ही दयालु हैं। वे आपकी मदद जरूर ही करेंगे। मैं जैसा कहता हूं बस वैसा ही आप करती जाएं। बीरबल के मुख से इतनी बातें सुनकर बुढ़िया अपने घर को लौट गई। दूसरे दिन वह बुढ़िया अपनी बहू को लेकर दरबार में हाजिर हुई। उसने शहंशाह अकबर से विनती की और अपने शहीद बेटे की तलवार भी उनके सामने रख दी। फिर बोली, शहंशाहों के शहंशाह, मेरे बेटे ने युद्ध से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यह वही तलवार है जिससे उसने बहुत सारे युद्ध लड़े। इस तलवार को आप अपने शस्त्रागार में सम्मान के साथ रखें। बादशाह अकबर ने उस तलवार को ध्यान से देखा। वह तलवार बहुत पुरानी थी और उसमें जंग भी लगी थी। बादशाह ने मन ही मन सोचा, इस तलवार का क्या मोल। उन्होंने एक सैनिक को हुक्म दिया, यह तलवार इस स्त्री को दे दी जाए और सोने की 5 मुहरें भी। बीरबल को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह शहंशाह से बोले, जहांपनाह, क्या मैं इस तलवार को देख सकता हूँ? बादशाह के हाँ कहते ही बीरबल ने तलवार उठा ली और उसे ध्यान से देखा, फिर चुपचाप खड़े हो गए। शहंशाह अकबर ने बीरबल को देखते हुए पूछा, बीरबल, इस तलवार में ऐसी क्या बात है कि तुमने इसे इतने गौर से देखा और चुपचाप खड़े हो गए? बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे पूरा विश्वास था कि यह तलवार सोने की बन जाएगी। बादशाह अकबर आश्चर्य से बोले, क्या कह रहे हो? जंग लगी तलवार भला सोने की कैसे बन सकती है? बन सकती है जहांपनाह, बीरबल ने कहा। जंग लगी लोहे की तलवार सोने की कैसे बन सकती है? अपनी बात को पूरा करो, बीरबल, जहांपनाह ने सवाल कर दिया। बीरबल बड़े ही शांत भाव से बोले, जहांपनाह, पारस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे को सोना बना देता है। मैं तो यह सोचकर आश्चर्य में हूं कि आपके हाथों में आने के बाद भी यह तलवार लोहे की ही बनी रही। शहंशाह अकबर ने अगले पल ही हुक्म दिया कि इस बूढ़ी औरत को तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाए।
शहीद की विधवा और माँ दोनों ही अकबर और बीरबल को दुआएं देते हुए दरबार से बाहर चली गईं। किसी भी बात को ढंग से कहा जाए तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 4 बादशाह अकबर को बुढ़ापे में न जाने कैसे शराब की लत लग गई। रात में जब वह अपने नवरत्नों के साथ होते तो उनसे छिपकर थोड़ी सी पी लेते थे। एक रोज बीरबल ने बादशाह अकबर को शराब पीते हुए देख लिया। उस समय तो बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रोज वह उस कमरे में पहुंच गए जहां बादशाह शराब रखते थे। बीरबल ने कमरे की चीजों को इधर-उधर बिखेरकर शराब की बोतल को दुशाले से ढककर बगल में दबाया और धीरे से बाहर निकल गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को कमरे से निकलते हुए देख लिया, लेकिन वह यह सोचकर शांत ही रहे कि बीरबल किसी काम से कमरे में गए होंगे। लेकिन फिर भी बादशाह को तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल अकबर बादशाह के सामने बगल में शराब की बोतल दबाए आ खड़े हुए। बादशाह ने बीरबल को गौर से देखते हुए पूछा, बीरबल, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल बोले, हुजूर, क्या कह रहे हैं? कुछ भी तो नहीं है। बीरबल की बातों पर अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा वही सवाल कर दिया। बीरबल बोले, हुजूर, मेरी बगल में तोता है। अकबर बादशाह बीरबल पर नाराज हो गए और थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, बीरबल, यह मेरा हुक्म है। सच बोलो, क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बड़ी अदब से बोले, हुजूर, घोड़ा है। बादशाह अकबर आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, बीरबल, आज तुम कोई नशा तो करके नहीं आए हो? उल्टा पुल्टा क्या बक रहे हो? सच क्यों नहीं बोलते? बीरबल बेखौफ होकर बोले, हुजूर, हाथी है। अकबर बादशाह भौहें चढ़ाते हुए बोले, बीरबल, इस बदतमीजी की सजा क्या है, तुम्हें मालूम भी है? बोलो, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल बादशाह अकबर के क्रोध से बेखबर बोले, हुजूर, गधा है। बादशाह अकबर बीरबल को दंडित भी तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह उनके नवरत्नों में से एक थे। वह शांत स्वर में बोले, बीरबल, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? क्या है तुम्हारी बगल में? बीरबल इस बार सच बोले, शराब है, हुजूर। यह बोलकर बीरबल ने बगल से बोतल निकाली और बादशाह के सामने रख दी। बादशाह अकबर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा, अच्छा, तो बीरबल भी शराब पीते हैं। यह सोचते हुए अकबर ने एक सेवक से कहा, बीरबल को आराम से घर पहुंचा देना। अकबर बादशाह के मन में यह बात थी कि बीरबल आज होश में नहीं हैं। उन्होंने अवश्य ही शराब पी है। बीरबल चुपचाप घर आ गए। शाम के समय जब नवरत्नों की महफिल जमी तो बीरबल भी महफिल में आ गए। बादशाह अकबर को बड़ा ही ताज्जुब हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है, बीरबल? बीरबल चौंकते हुए बोले, हुजूर, मेरी तबीयत को क्या हुआ था? अकबर बादशाह बोले, बीरबल, तुम ठीक ठाक न होते तो क्या शराब की बोतल बगल में छिपाकर पूछने पर यह बोलते कि घोड़ा है, हाथी है, गधा है, तोता है? बीरबल तो मौके की ही तलाश में थे। बड़े ही शांत स्वर में बोले, हुजूर, मैं उस समय न तो बेहोश था और न ही मदिरापान किया था, लेकिन जो कुछ भी बोला था वह बिल्कुल सच था। तुम होश में तो हो, बीरबल? अकबर बादशाह ने बीरबल को देखते हुए पूछा। हुजूर, गुस्सा न करें। पहली बार जब आपने पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने कहा, कुछ नहीं। हुजूर, यह ठीक ही तो है, पहला प्याला पीने पर आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु दूसरा प्याला पीते ही उसकी आवाज तुतलाने लगती है। मैंने आपके दोबारा पूछने पर इसीलिए तो कहा था, तोता है। शराब का तीसरा प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है।
इसीलिए तीसरी बार पूछने पर मैंने कहा था, घोड़ा है। चौथा प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी मतवाला हो जाता है, इसीलिए आपके चौथी बार पूछने पर मैंने कहा था, बगल में हाथी है। पांचवीं बार जब आपने पूछा कि बगल में क्या है, तब मेरा जवाब गधा था, क्योंकि पांचवा प्याला हलक से उतरते ही आदमी गधा बन जाता है। जो चाहो उससे करवा लो, जो चाहो उस पर लाद दो या नाली में फेंक दो। छठवां प्याला हलक से उतरते ही आदमी अपना होश खो देता है, इसीलिए जब आपने छठवीं बार पूछा तो मैंने पूरी बोतल ही आपके सामने रख दी। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर चतुर बीरबल को अकबर ने उठकर गले से लगा लिया। फिर वह उस कमरे में चले गए जहां उन्होंने शराब की बोतल रखी थी। बोतल वहां नहीं थी और कमरे की चीजें बिखरी हुई थीं। बादशाह अकबर को यह समझने में देर न लगी कि यह सब बीरबल का ही किया धरा है और उन्होंने मेरे भले के लिए ही इतना सब कुछ किया। इसके बाद तो अकबर बीरबल से और भी अधिक प्रभावित हुए और न सिर्फ उन्हें इनाम से नवाजा बल्कि बादशाह ने शराब पीनी भी छोड़ दी। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं।